जय माता दी ऑल। और इस छोटे से सेशन में बात करने जा रहे हैं रिगार्डिंग द अमेंडमेंट इन द वाइंडिंग अप एंड दिस इज रेलिवेंट whether you are in the CS executive program group 1 or whether you are in the CS professional program, you are dealing with the chapter of winding up, or whether you are in CA or CMA, सबके लिए relevant है। वेरी 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 रेलिवेंट अमेंडमेंट आई से। और एक छोटा सा टॉपिक उठाने जा रहा हूँ, समरी प्रोसीजर ऑफ लिक्विडेशन। बहुत डिटेल में नहीं, लेकिन इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि इंटरप्रिटेशन सीखनी है, तो उतना डिटेल में तो जाएंगे जाएंगे जो इंटरप्रिटेशन सीखने के लिए चाहिए। एंड कहाँ है और कहाँ है उनके ऊपर स्ट्रेस रहेगा। तो आज पढ़ते पढ़ते ये भी सीखेंगे कि इंटरप्रेट कैसे किया जाता है, इंटरप्रिटेशन कैसे की जाती है, ये भी सीखेंगे साथ साथ। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का रोल क्या है, एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दैट। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम गेटिंग स्टार्टेड, शुरू करते हैं, शुरुआत करते हैं। एंड वेल, इन द चैप्टर ऑफ वाइंडिंग अप एक सेक्शन 361 को बेस बनाकर एक रूल नंबर 190 लेकर आए हैं, वाइंडिंग अप रूल्स 2020 में। और वाइंडिंग अप रूल्स 2020 they became effective from 1st April 2020 and I am going to talk about that 190 here only। वो रूल और सेक्शन दोनों के बारे में यही बात करने जा रहा हूँ। अब बहुत ध्यान से देखते रहिएगा। तो एक समरी प्रोसीजर है लिक्विडेशन का, जिसमें कंपनी कैन फाइल द एप्लीकेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है। आरओसी नहीं है, रीजनल डायरेक्टर नहीं है। यू नो दैट सीजी इज अ 3 टायर मशीनरी, लेकिन यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, बिकॉज द पावर्स आर नॉट डेलीगेटेड टू आरओसी, पावर्स आर नॉट डेलीगेटेड टू आरडी। ये चीज क्लियर होनी चाहिए। और हम कह रहे हैं इस वाइंडिंग अप में एप्लीकेशन सीजी को जाएगी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को जाएगी, बट विदाउट अप्रोचिंग एनसीएलटी। एनसीएलटी का कोई रोल नहीं है, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल का रोल नहीं है। और आप लोग जो चैप्टर पहले पढ़ चुके हैं वाइंडिंग अप का, ऑब्वियसली उनको मालूम है कि एनसीएलटी ही वाइंडिंग अप देखता रहा है हमेशा से। whenever maybe in the insolvency bankruptcy code or maybe in section 271 272 273 in the companies act, जब वो कंपलसरी वाइंडिंग अप में जा रही होती कंपनी, तो हमेशा एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन आती है। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन नहीं आएगी, एमसी के पास। अब आगे बहुत ध्यान से पढ़िएगा, कौन सी कंपनीज और ये एंड और क्या बताता है, क्या समझाता है, इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। कौन सी कंपनीज, तो हम कह रहे हैं एक तो बेस क्राइटेरिया है, वो कंपनी कौन सी कंपनी होनी चाहिए। और वो बेस क्राइटेरिया क्या है? इफ अ कंपनी कैन बी वाउंड अप by following the summary procedure by Ministry of Corporate Affairs if the company is having the assets of book value in the balance sheet में जो book value नजर आ रही है, is not exceeding rupees 1 crore, exact rupees 1 crore और less than rupees 1 crore। लेटेस्ट बैलेंस शीट उठाकर देख लीजिए, लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट के हिसाब से एसेट्स 1 करोड़ या उससे कम की हैं। एंड उसके साथ साथ, एंड on the basis of the latest audited balance sheet, क्राइटेरिया ए और बी और सी और डी, इन चारों में से कोई एक क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। और वो चार क्राइटेरियाज क्या हैं? द कंपनी विच हैज टेकन द डिपॉजिट एंड टोटल डिपॉजिट्स इज नॉट एक्सीडिंग 25 लाख रुपीस। अब वो डिपॉजिट की सेक्शन आपको मालूम है, सेक्शन 73 74 75 76 76 ए व्हाटएवर। और वो डिपॉजिट कंपनी अपने ओन मेंबर्स से भी ले सकती है और कंपनी जनरल पब्लिक से भी ले सकती है। कुछ डिपॉजिट्स एग्जम्प्ट होते हैं, जिनको डिपॉजिट माना नहीं जाता उनमें नहीं जाएंगे। मतलब जिनको डिपॉजिट माना जाता है, चाहे ओन मेंबर से लिया हो, चाहे वो अदर देन ओन मेंबर्स जनरल पब्लिक से लिया हो, मतलब जिनको डिपॉजिट माना जाता है। हम कह रहे हैं टोटल डिपॉजिट डज नॉट एक्सीड 25 लाख रुपीस, 25 लाख रुपए से ज्यादा के डिपॉजिट्स नहीं होने चाहिए। और आपको मालूम है वो टेन्योर ऑफ डिपॉजिट, मिनिमम 3 मंथ्स मैक्सिमम, मिनिमम 6 मंथ्स मैक्सिमम 3 इयर्स एंड ऑल दैट। लेकिन हम कह रहे हैं आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का मतलब जो अभी तक रीपे नहीं हुए हैं, चाहे हम कह सकते हैं वो ओवर ड्यू हो चुके हैं और रीपे नहीं हुए हैं, वो 25 लाख से ज्यादा के नहीं है। देन वी से जो रीपे हो चुके ऑलरेडी, ऑब्वियसली वो काउंटिंग में काउंट्स नहीं कर रहे। देन तक, और ये किस दिन देख रहे हैं आप? डिपॉजिट इन द बैलेंस शीट एज ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट। Then the company of which the total outstanding loan including the secured loan does not exceed 50 lakh rupees। अब टोटल लोन जो है वो 50 लाख या उसके अंदर अंदर है, उससे कम है। टोटल लोन 50 लाख के अंदर है। अब मेरा एक सवाल है यहाँ पर, आपसे ध्यान से सुनिएगा। लोन कह रहे हैं इंक्लूडिंग सिक्योर्ड लोन, तो लोन तो डिपॉजिट भी लोन ही होता है, डिपॉजिट भी लोन होता है। अगर मैं कहूँ 35 लाख रुपीज के डिपॉजिट है और 10 लाख रुपीज के अदर लोन्स हैं,
अदर लोन्स, 35 लाख रुपीस की डिपॉजिट, 10 लाख रुपीस के अदर लोन, टोटल 45 लाख रुपीस के लोन्स हैं, आउटस्टैंडिंग लोन्स, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड सब मिलाकर। तो क्या हम कह सकते हैं हम क्राइटेरिया बी में आ गए, लेकिन क्राइटेरिया ए में नहीं है। क्यों नहीं है? क्राइटेरिया ए में क्यों नहीं है वो आपको समझ में आ गया, क्योंकि डिपॉजिट्स 35 लाख हैं और वो 25 लाख से ज्यादा हैं। आई होप गॉट दिस। और अगर आपके डिपॉजिट लेट अस से डिपॉजिट 25 लाख हैं और अदर लोन्स लेट अस से वो भी 25 लाख हैं, टोटल मिलाकर 50 लाख हो रहे हैं, तो आप क्राइटेरिया वन क्राइटेरिया टू दोनों ही फुलफिल कर रहे हो। फिर तो आप, फिर ए और बी क्या, फिर तो आप ए एंड बी दोनों ही फुलफिल कर रहे हो। लेकिन लॉ मेकर तो कह रहा है जी ए और बी और सी और डी चारों में से कोई एक क्राइटेरिया फुलफिल कर दो, चारों में से कोई एक। मैं फिर से बोल रहा हूँ 35 लाख रुपए के आपके डिपॉजिट है और 10 लाख रुपए के आपके अदर लोन है, तो आप क्राइटेरिया ए तो फुलफिल नहीं कर रहे हो, लेकिन क्राइटेरिया बी फुलफिल कर रहे हो, तो आपका काम हो गया आपका ए और बी। पॉइंट सी में आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया यहाँ तक आपको, ये श्योर शॉट है। फिर भी दिक्कत हो रही है, तकलीफ हो रही है, तो यू कैन obviously आप दोबारा से सुन सकते हैं, you have that power in your hands now. Then the company of which the turnover is up to 50 crore rupees, जिसकी सेल्स टर्नओवर 50 करोड़ की है, लास्ट बैलेंस शीट पीएनएल अकाउंट के हिसाब से, टर्नओवर बैलेंस शीट में तो नहीं होती, टर्नओवर देखा जाए तो वेल पीएनएल अकाउंट में होती है, तो कहना चाहिए बैलेंस शीट के बजाय यहाँ पर लॉ मेकर को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिखना चाहिए, बिकॉज टर्नओवर हैज टू बी ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड टर्नओवर इज अप टू रुपीज 50 करोड़ और लेस, 50 करोड़ या 50 करोड़ से कम। अब ये लॉ मेकर ने रूल नंबर 190 में बैलेंस शीट लिखा, तो मैंने भी उठाकर कॉपी पेस्ट कर दिया बैलेंस शीट, बट वी नो दैट कॉमन सेंस की पीएनएल अकाउंट्स की बात हो रही है। then the company which is having the paid up capital not exceeding rupees 1 crore, paid up capital 1 करोड़ या 1 करोड़ से कम, और paid up capital में इक्विटी शेयर कैपिटल भी आ गई और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आ गई, दोनों मिलाकर 1 करोड़ या 1 करोड़ से कम है। तो जो कंपनी इन चारों में से कोई एक क्राइटेरिया फुलफिल कर दे, तो वेल आई विल से प्लस बेस क्राइटेरिया, वो कंपनी समरी प्रोसीजर में जा सकती है। और मैं चाहूंगा कि हम एक बार रिपीट कर लेते हैं फटाफट, ये अंधेरे में रिपीट कर लेते हैं। बेस क्राइटेरिया क्या था? नेट एसेट्स ऑफ रुपीज 1 करोड़ और लेस बुक वैल्यू, राइट? ये तो बेस क्राइटेरिया है, वो तो कंपनी को फर्स्ट ऑफ ऑल सेटिस्फाई करना है। एंड इन एडिशन टू दैट लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट या पीनल अकाउंट के हिसाब से या तो आपके आउटस्टैंडिंग लोन्स 25 लाख रुपए या उससे कम होने चाहिए, या फिर आपके टोटल लोन्स सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन्स, फर्स्ट पॉइंट 25 लाख रुपए वो आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स का हो गया, आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट 25 लाख या उससे कम होने चाहिए, और आपके टोटल लोन सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड इंक्लूडिंग डिपॉजिट सब मिलाकर 50 लाख या उससे कम होने चाहिए। या फिर थर्ड क्राइटेरिया आपकी टर्नओवर 50 करोड़ या उससे कम होनी चाहिए, या फिर चौथा क्राइटेरिया आपकी पेड अप इक्विटी प्लस प्रेफरेंस कैपिटल दोनों मिलाकर 1 करोड़ या 1 करोड़ से कम होनी चाहिए, चारों में से कोई एक। अब मेरा सवाल है आपके लिए, और वो सवाल ये है आपके लिए कि ये कंपनी जो समरी प्रोसीजर ऑफ लिक्विडेशन में जाना चाहती है और एनसीएलटी के पास नहीं जाना चाहती और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के थ्रू ही वाइंडिंग अप करवाना चाहती है, वो उसको चारों क्राइटेरियाज फुलफिल करने हैं या चारों में से कोई एक फुलफिल करना है, और अल्टीमेटली कितने क्राइटेरियाज फुलफिल करने हैं, अल्टीमेटली कितने क्राइटेरियाज फुलफिल करने हैं, ये मेन सवाल है आपके लिए। 5 क्राइटेरियाज, बेस क्राइटेरिया प्लस 4, टोटल 5, या बेस क्राइटेरिया प्लस एनी वन ऑफ द 4 गिवन बिलो एड ऑन क्राइटेरियाज, तो बेस क्राइटेरिया प्लस 1 विल एड ऑन क्राइटेरिया, और 2 क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएंगे तो भी क्या, उस केस में भी क्या मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं कि हमारा वाइंडिंग अप करवा दो, हम छोटी कंपनी है और हम एनसीएलटी के दरवाजे पे नहीं जाना चाहते, वो कॉम्प्लिकेटेड चक्रों में नहीं पड़ना चाहते, आप अपने लेवल पे ही देख लो। सो बेस क्राइटेरिया प्लस 4 इज इक्वल टू 5, या बेस क्राइटेरिया प्लस 1, 1 एड ऑन क्राइटेरिया इज इक्वल टू 2 से काम चल जाएगा। और ये आप वो लिख कर बता दीजिएगा इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर। आई होप बात समझ में आ रही है आपको जो मैं पॉइंट उठा रहा हूँ। एंड देन सबसे नीचे बॉटम लाइन पड़ेगा, सीजी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कैन पास द ऑर्डर फॉर समरी प्रोसीजर ऑफ लिक्विडेशन। ऐसे केस में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, रीजनल डायरेक्टर नहीं, आरओसी नहीं, वो पावर्स डेलीगेट नहीं की हैं आरडी को, आरओसी को, कैन पास द ऑर्डर फॉर समरी प्रोसीजर फॉर लिक्विडेशन। And then the CG Ministry of Corporate Affairs shall appoint the official liquidator as liquidator of the company.
ऑफिशियल लिक्विडेटर को लिक्विडेटर अपॉइंट कर देंगे कंपनी के अंदर। आई होप गॉट द पॉइंट देयर, समझ में आया? ऑफिशियल लिक्विडेटर कौन कौन कौन? प्रैक्टिसिंग सीएस या प्रैक्टिसिंग सीए या प्रैक्टिसिंग एडवोकेट या प्रैक्टिसिंग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, जिसने इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का एग्जाम पास किया, वो है ऑफिशियल लिक्विडेटर। कौन कौन है? पूछ रहा हूँ, बता नहीं रहा हूँ अभी तक, पूछ रहा हूँ कौन। सो वेल आई विल से, या फिर एक ऑप्शन टू है, वेल ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। हो सकता है किसी आरओसी को ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट किया हो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने। आंसर नहीं दे रहा हूं मैं, सवाल पूछ रहा हूं, जवाब आप देंगे। वंस अगेन क्वेश्चन नंबर 2 फॉर यू इन दिस वेल वीडियो। तो प्लीज 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 गिव द आंसर। सब कुछ पक्का पक्का है, मिल जाता है ना वो चम्मच में दूध की तरह पिला दिया जाता है, और फिर यहाँ पर जब दूध पिला दिया जाता है फिर यहाँ पर गले पे हिला दिया जाता है ताकि दूध पेट में उतर जाए, फिर पीठ के ऊपर थपथपा दिया जाता है ताकि बर्पिंग हो जाए, डकार आ जाए, और फिर अगले दिन मम्मी सुबह पेट दबाकर पॉटी करवा देती है। तो उतने छोटे बच्चे नहीं हो आप, वो 6 महीने के बच्चे नहीं हो, यू आर नॉट 6 months ओल्ड बेबी। हाँ, थोड़ी सी मेहनत करो और आप बता दो इसके अंदर वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कि ऑफिशियल लिक्विडेटर कौन, हु इज दैट प्रैक्टिसिंग सीएस और सीए और सीएमए, या फिर कोई आरओसी हु इज ऑफिशियल लिक्विडेटर, हु इज ऑफिशियल लिक्विडेटर। तो बस यही था, और जो यहाँ लिखा हुआ है वो अब आपको मैं दूसरे तरीके से दूसरे फॉर्मेट में दिखा रहा हूँ। ऊपर जो आपको दिख रहा था बेस क्राइटेरिया 1 करोड़, और उसके साथ लिखा हुआ है वो जो 4 क्राइटेरियाज हैं उसके लिए, पहले तो सेक्शन 361 सब सेक्शन 1 में लिखा हुआ है इट बिलोंग्स टू अ क्लास ऑफ कंपनी प्रोवाइडेड इन द रूल्स, वेल assets 1 crore or less and belongs to a class of company provided in the rules। और rules के लिए हमने रेफर कर लिया वेल रूल 190 ऑफ वाइंडिंग अप रूल्स 2020, जो 2020 में नए रूल्स आए वाइंडिंग अप को लेकर, और उसमें फिर वो 4 क्राइटेरियाज के बीच में वेल और मेंशन है ए और बी और सी और डी, और नीचे तो आपको मालूम ही है वेल सीजी विल अपॉइंट द ऑफिशियल लिक्विडेटर। सो दिस इज इट अबाउट वेल वाइंडिंग अप फ्रॉम माय साइड। लेकिन 2 सवालों के साथ छोड़कर जा रहा हूँ। पहले सवाल का जवाब आपको ऑलमोस्ट पता ही है, दूसरे का आपको शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, तो जो भी आपको कंफ्यूजन है वो नीचे लिख दीजिएगा। आई विल गिव माय आंसर इन दिस video only in the description box of this video, or let's say not in description but in the comment section itself later on, एक दिन बाद 2 दिन बाद I'll give my answer। थैंक यू सो मच। जय माता दी।